नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित स्पेशल करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा, एमपीएन एकेडमी उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर आपको? बीपीएससी एग्जाम की सारी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज होगी तो वो आपको मिल जाएगी। गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का टॉपर का रिजल्ट वहां जारी किया जाता है, और साथ साथ में एमपीएन एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संजीव सन्याल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 31 जनवरी को लोकसभा में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति क्यों रही? क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया था और वी अनंत नागेश्वरन इन्हें रिपोर्ट की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया था। तो इसे संजीव सन्याल, जो कि प्रमुख आर्थिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। ध्यान में रखिएगा, भारत में पहला आर्थिक समीक्षा वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा और सर्वेक्षण को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आर्थिक समीक्षा टर्म का ही इस्तेमाल किया गया है। तो इस वर्ष के आर्थिक समीक्षा 2021-22 का केंद्रीय विषय यानी सेंट्रल थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण यानी एजाइल दृष्टिकोण। चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण एक अच्छी तरह से स्थापित बौद्धिक ढांचा है जो परियोजना प्रबंधन यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी से उपयोग किया जाता है। और निश्चित वातावरण में चुस्त दुरुस्त रूपरेखा छोटे पुनरावृत्तियों में परिणामों का आकलन करके और लगातार वृद्धिशील रूप से समायोजित करके प्रतिक्रिया करती है, यानी ये एक एडजस्टमेंट थ्योरी है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9.2%। अग्रिम अनुमान यानी एडवांस एस्टिमेट का सुझाव है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 7.3% की गिरावट, ये माइनस में रहा था 2020-21 में, कि गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% की वास्तविक जीडीपी विस्तार देखने को मिलेगी। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक आर्थिक उत्पादन का स्तर 2019-20 के पूर्व कोविड स्तर को पार कर जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी विकास दर 4% रही थी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 से लेके 8.5% तक। 2022-23 के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के वास्तविक जीडीपी विकास दर कितना इन्होंने प्रेडिक्ट किया है? 8.7%, ये किया है विश्व बैंक ने, और एशियाई विकास बैंक ने किया है 7.5%। तो इसी के अनुरूप है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक अनुमानों के अनुसार भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2021-22 और 22-23 दोनों में 9% रहेगा और 2023-24 में 7.1% रहेगा, जो भारत को सभी 3 वर्षों के लिए दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना देगा। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार का संयोजन, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI और बढ़ती निर्यात आय 2022-23 में संभावित वैश्विक तरलता की कमी के खिलाफ पर्याप्त बफर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोविड-19 महामारी से सबसे कम प्रभावित हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, यानी टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र, विशेष रूप से ऐसे खंड जिसमें मानव संपर्क शामिल है। क्वाटरनरी सेक्टर यानी चतुर्धातुक क्षेत्र, ये क्या है? ये एक लास्ट सेक्टर है जो कि अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च और डेवलपमेंट, व्यवसाय, परामर्श सेवाओं और शिक्षा सहित ज्ञान या बौद्धिक गतिविधियों से
संबंधित है। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी 17 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स को आप आसानी से केवल 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा डिले हो गई है। तो आपको नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि परीक्षा संभवतः अप्रैल महीने में होगी। तो कैसे ऐसे 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो कंटेंट है वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के रूप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसकी 75 पीडीएफ आपको मिलेगी। 75 पीडीएफ क्यों? क्योंकि 17 महीने के तो 68 पीडीएफ हो गए, हर एक महीने के 4 पीडीएफ। उसके अलावा 2 साल का बजट, 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, ओलंपिक, पैरालंपिक और सेंसस यानी जनगणना। एक पीडीएफ में समय लगेगा लगभग 6 मिनट का। तो कुल मिलाकर के 7.5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, ये आपको 17 महीने का 17 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का लगभग समय लगेगा। तो कुल 8.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। उसके बाद आते हैं बिहार मंथली करंट अफेयर्स यानी बिहार मासिक करंट अफेयर्स। तो इसके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ साथ में चलते चलते सेक्शन के रूप में लघु नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसमें 22 पीडीएफ होगा, क्योंकि 17 महीने का 17 पीडीएफ। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का, 2 साल का बजट हो गया और सेंसस यानी जनगणना हो गया। तो एक पीडीएफ में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो लगभग 9 घंटे का समय इसमें आपको लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के 25 घंटे में आप पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एक बार। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में इसी वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न। एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में टैली हुए हैं। इतना ही नहीं, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, बिहार एसआई का एग्जाम जरूर हुआ था, उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है, यानी 31 प्रश्न आपको एग्जाम में आए हैं। तो इससे आपको क्वालिटी का भी कंटेंट पता चल रहा है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा, 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहां दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की अनुमानित विकास दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3.9%। पिछले वर्ष यानी 2020-21 में ये रहा था 3.6%। चालू वर्ष में खरीफ सीजन के लिए खाद्यान्न उत्पादन 150.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में उद्योग की अनुमानित विकास दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11.8%। अग्रिम अनुमान यानी एडवांस एस्टिमेट सुझाव देते हैं उद्योग का जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, खनन और निर्माण सहित 2021-22 में 11.8% की वृद्धि होगी, जो 2020-21 में 7% की गिरावट के बाद होगा। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अस्थिर प्रदर्शन के विपरीत औद्योगिक क्षेत्र एक बड़े उतार चढ़ाव से गुजरा, क्योंकि पिछले साल -7% और इस बार 11.8% का पॉजिटिव ग्रोथ। तो कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है इसमें। वित्त वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8.2%। पिछले साल यह रहा था 8.4% माइनस में और इस बार है 8.2% पॉजिटिव में। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल खपत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
7%। यहाँ देखिए ये है फिगर दिया हुआ। सरकारी खर्च से महत्वपूर्ण योगदान हुआ है 7.6%, सरकारी खपत बढ़ी है। इसी तरह बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण सकल अस्थायी पूंजी निर्माण पूर्व कोविड स्तर को पार कर गया है। देखिए आप, कुल अस्थायी पूंजी निर्माण ये 102% बढ़ गया है, तो 100% से क्रॉस कर गया है। 2021-22 में अब तक वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात असाधारण रूप से मजबूत रहा है 16.5% की वृद्धि के साथ। लेकिन घरेलू मांग में सुधार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में सुधार के साथ आयात में भी भयंकर मजबूती आई है और यह 29.4% की दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कुल खपत का अनुमानित हिस्सा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 69.7%। ये रहा यहाँ पे ये फिगर। कुल खपत में सरकारी खपत रही 12.2%, निजी खपत रही 57.5%, कुल निश्चित पूंजी निर्माण ये रहा 29.6%। इसे अंग्रेजी में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के। इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं। इसका योगदान रहा 20.9%। यदि आप ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में क्षेत्रवार विभाजन देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है सर्वाधिक 53%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे रहा है उद्योग, इसका योगदान रहा है 28.2% और तीसरे नंबर पे रहा कृषि और संबद्ध क्षेत्र 18.8% के योगदान के साथ। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वैश्विक महामारी के कारण सभी व्यवधानों के बावजूद पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष यानी सरप्लस में रहा है। इसने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार जमा करने की आज़ादी दी। विदेशी निवेश के निरंतर प्रवाह, शुद्ध बाहरी वाणिज्यिक उधार में पुनरुद्धार, उच्च बैंकिंग पूंजी और अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर आवंटन के कारण 2021-22 की पहली छमाही में शुद्ध पूंजी प्रवाह 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। नवंबर 2021 के अंत तक भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा देश बना। दिसंबर 2021 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों के लिए आयात के लिए पर्याप्त है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13.2 महीने। 634 अरब अमेरिकी डॉलर जो कि विदेशी मुद्रा भंडार रहा है दिसंबर 2021 में, यह 13.2 महीने के व्यापारिक आयात के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और बढ़ती निर्यात आय का संयोजन 2022-23 में संभावित वैश्विक तरलता में कमी के खिलाफ पर्याप्त बफर प्रदान करेगा। तो ये संभावित वैश्विक तरलता में कमी क्यों आएगी, लिक्विडिटी में क्यों कमी आएगी? क्योंकि जब कोविड आया था तो सरकारों ने इंटरेस्ट रेट को कम करके मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ा दिया था ताकि अर्थव्यवस्था नीचे जाने से रुके। अब अर्थव्यवस्था जब अस्थिर हो रही है तो मनी का फ्लो धीरे धीरे कम किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा और तो इसके लिए बफर प्रदान करेगा ये एफडीआई।
2014 की एसएएस रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण एसएएस में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22.6%। 2019-20 को समाप्त हुए पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% की CAGR से बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान 17.4% की दर से बढ़ा है, जबकि अप्रैल नवंबर 2020 में यह -15.3% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एक वर्ष के दौरान दी गई कोविड-19 वैक्सीन खुराक की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 157 करोड़। एक वर्ष के दौरान भारत ने 157 करोड़ खुराक वितरित की, जिसमें 91 करोड़ लोगों को कम से कम एक खुराक और 66 करोड़ लोगों को दोनों खुराक के साथ कवर किया गया। बूस्टर और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया भी गति पकड़ रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1,55,181 करोड़ रुपये। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2020-21 में इतना था, जो 2009 से लेके 14 के दौरान औसतन 45,980 करोड़ रुपये हुआ करता था, और इसे 2021-22 में बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपये किया गया है। तो 2014 में ये लेवल था और 2022 में ये लेवल है। तो देख लीजिए लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। जनवरी 2021 से व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्रय प्रबंधकों का सूचकांक यानी PMI निर्माण किस क्षेत्र में बना हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, एक महीने को छोड़ देंगे जो कि अप्रैल 2020 का महीना था, जब दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधि को धीमा कर दिया था। विस्तार क्षेत्र 50 से एवव ही रहा था, और 50 से एवव यानी कि विस्तार क्षेत्र में है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP जनरल इंडेक्स और मुख्य उद्योग सूचकांक 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो सूचकांक होता है, दोनों ने एक समान पैटर्न का पालन किया है, और नवंबर 2021 में 2019 में इसी महीने के लिए अपने पूर्व महामारी स्तर से आगे निकल गए हैं। यहाँ देखिए नवंबर 2021 का फिगर यहाँ पर है ये, और नवंबर 2019 में यहाँ पर था, तो ये देखेंगे ये ज़्यादा हायर साइड में है। दिसंबर 2021 में भारत का वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI मुद्रास्फीति क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5.6%। ध्यान में रखिएगा कि ये दिसंबर 2021 का फिगर है, ये दिसंबर 2020 से तुलना किया गया है, ये एनुअल फिगर है। उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में फिर से प्रकट हुई है। भारत का CPI मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में सालाना आधार पर 5.6% था, जो लक्षित सहिष्णुता बैंड कितना टारगेटेड ये है इन्फ्लेशन फिगर 4 ± 2 यानी 2 से लेकर के 6 के रेंज में रहता है, तो ये टारगेट के अंदर है। तो इतना ही है 5.6%। औसत हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल से दिसंबर में ये 5.2% है। किसकी तुलना में? अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2020 की तुलना में। दोनों फिगर में अंतर है क्योंकि ड्यूरेशन अंतर है। इस ड्यूरेशन में कितना था? 6.6%, और इसी ड्यूरेशन में 2021 में कितना आया? 5.2%। खुदरा मुद्रास्फीति CPI में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण हुआ है। 2021-22 अप्रैल से दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% रहा है, जो कि इसी पीरियड में 2020 में 9.1% था। तो ये जो गिरावट दर्ज हुई है, इसी कारण से इसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल से दिसंबर के दौरान कितने प्रतिशत तक बढ़ी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12.5%। सबसे पहले समझिए कि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI में क्या डिफरेंस है। अंतर यही है कि जब खेत से होलसेल डिपो तक आती है तो इसे कहते हैं WPI, और जब कोई रिटेल शॉप जो आपके बगल की कोई दुकान है वहां से आपके घर तक आती है तो इसे कहते हैं CPI। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि 12.5% डबल फिगर को क्रॉस कर गया है थोक मूल्य सूचकांक। पिछले वर्ष में कम आधार
आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल और अन्य आयातित इनपुट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि और उच्च माल ढुलाई लागत, यही वजह रही है कि WPI इन्फ्लेशन डबल फिगर में रही है। मई 2020 में CPIC और WPI मुद्रास्फीति के बीच विचलन यानी डाइवर्जेंस वो 9.6% तक पहुंच गया। ये 2020 का फिगर था। हालांकि 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में थोक मुद्रास्फीति से 8% अंक नीचे गिरने के साथ डाइवर्जेंस में परिवर्तन को दिखाता है, यानी रिवर्सल को दिखा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान किस क्षेत्र में भारत में कुल FDI प्रवाह का 50% से अधिक प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में। 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त किया, जो कि भारत में कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% हिस्सा है। सेवा निर्यात 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर गया और 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई है। सॉफ्टवेयर और IT सेवाओं के निर्यात की वैश्विक मांग से ये मजबूत हुआ है। केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्तियों में कौन सा पीरियड अप्रैल से नवंबर 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 67.2%। 2021-22 के बजट अनुमानों में कितना अपेक्षित था? 9.6% और कितना अचीव हुआ है? 67.2%। सकल कर राजस्व में सालाना आधार पर अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 50% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रदर्शन 2019-20 के पूर्व महामारी स्तरों की तुलना में भी मजबूत है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13.5%। पहले समझते हैं कि दो तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों में क्या अंतर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो 1 साल से कम का बेनिफिट देता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय ये 1 साल से अधिक का बेनिफिट देता है। ये कैसे संभव हुआ? बुनियादी ढांचा गहन क्षेत्रों पर ध्यान देने के कारण। पूंजीगत व्यय पर ध्यान जारी रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए इसने संकेत दिया है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य यानी फिस्कल डेफिसिट टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का कर्ज यानी डेट GDP का कितना प्रतिशत बढ़ गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 59.3%। कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई उधारी के साथ केंद्र सरकार का कर्ज 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 49.1% से बढ़कर 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 59.3% हो गया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट की राह पर चलने की उम्मीद है। 2021-22 में बैंक ऋण यानी क्रेडिट वृद्धि अप्रैल 2021 में 5.3% से धीरे धीरे बढ़कर 31 दिसंबर 2021 को कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9.2%। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 2017-18 के अंत में 11.2% था, जो कि घटकर 2021 सितंबर के अंत में 6.9% आ गया है। और शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो इसी अवधि के दौरान 6% से गिर करके 2.2% हो गया है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान पूंजी बाजार में कितने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 75 IPO आए थे इस दौरान। पूंजी बाजारों के लिए यह एक असाधारण वर्ष था जो पिछले दशक में किसी भी वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। विश्व में सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा रैंक है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016-17 में 733 थी, जो कि 2021 में बढ़कर 14,000
हो गई है। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, जिसने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मार्केट कैप हासिल कर लिया है, का दर्जा हासिल किया, जिससे यूनिकॉर्न की संख्या भारत में 83 हो गई है, जिनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2014-15 में 6.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 बजट अनुमान में कितना हो गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 8.6%। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं में क्या क्या आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य, जो कि 2014-15 में 6.2% था और 2021-22 में ये 8.6% हो गया है बजट अनुमान के अनुसार। राजस्व में मजबूत पुनरुद्धार को दिखा रहा है, क्योंकि अप्रैल से नवंबर 2021 में राजस्व प्राप्तियां यानी रिवेन्यू रिसीट्स सालाना 67% से भी अधिक थी। इसका अर्थ यह है कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के पास वित्तीय संसाधन है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में कितना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 66। यह 2019-20 में 60 था और 2018-19 में 57 था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2019-21 में 2015-16 की तुलना में 2.2 से घटकर 2 आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में भारत की वैश्विक रैंक क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है। 2020 में वनों ने भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% हिस्सा कवर किया है, जो दुनिया के वन क्षेत्र का 2% है। गंगा की मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों में स्थित सकल प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 में 39% से बढ़कर कितना हो गया है 81%। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स के PDF को संपूर्ण व्याख्या के साथ यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से इसे आप एमपीएन एकेडमी के ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी दिया जा रहा है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। जल जीवन मिशन JJM के तहत कितने जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 83। दोस्तों, ये जल जीवन मिशन यानी JJM हर घर जल, ये क्या है, ये अश्योर्ड टैप वाटर यानी नल से पानी है, सभी घरों में कब तक 2024 तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस विशेष करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस एडिशन को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।